हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेल डिवीजन के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और उसका नाम है चेक पॉइंट्स। नाम से ही क्लियर है, चेक पॉइंट का मतलब क्या हो रहा है। जैसे कोई प्रोसेस होने वाली है, उस प्रोसेस के लिए सपोज कोई रिक्वायरमेंट है किसी मटेरियल की, तो वह सही शॉर्ट अमाउंट में है कि नहीं, कुछ कमी तो नहीं रह गया, या सारे के सारी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर एंड सही प्रोपोर्शनेट में है कि नहीं, उन सबको चेक करने वाला जो पॉइंट रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, चेक पॉइंट। इसमें 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। एक दिख रहा होगा आपको साइक्लिन, मतलब कौन सा प्रोटीन यहाँ पे यूज होता है, साइक्लिन प्रोटीन यूज होता है। एक है सीडी के, फुल फॉर्म है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम, जो काफी बार एग्जाम में आता है कि किसी भी सेल डिवीजन को रेगुलेट कौन सा एंजाइम करता है, वो कौन करता है, सीडीके करता है। एंड लास्ट में मिलेगा आपको वहाँ पे एपीसी कैसे वर्क करता है, ये भी एक एंजाइम की तरह क्या करेगा, रोल प्ले करेगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं हम। 3 इसमें क्या मिलेंगे आपको, चेक पॉइंट्स मिलेगा। एक रहेगा G1 चेक पॉइंट, एक रहेगा G2 चेक पॉइंट और एक क्या रहेगा इसमें M चेक पॉइंट। पहले हम बात करते हैं इसमें क्या चेक पॉइंट्स लोकेट कहाँ कहाँ पर है। जैसे आपको दिख रहा होगा इस इमेज में, इस वाले पोर्शन पे जो G1 दिख रहा है, तो G1 के एंडिंग में क्या प्रेजेंट है, G1 चेक पॉइंट। मीनिंग कहने का क्या हुआ, जीवन का जो भी प्रोसेस था वो सारा काम जीवन ने कंप्लीट कर लिया। एंड फाइनल कहाँ पहुंचेगा, वो अपने एंड स्टेज में, वहां पे क्या मिलेगा उसको, चेक पॉइंट। ये क्या काम करेगा कि जीवन ने अपना सारा का सारा जो काम है जिसको दिया गया था, सारे अमाउंट को प्रोपोर्शनेट करना, ठीक से रखना, सारा काम ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है, वो चेक वाला काम कौन करेगा, इसका वो चेक पॉइंट करेगा। सेकंड कहाँ पे मिलता है, G2 में मिलता है, सेम वही G2 के एंड में। तो G2 ने अपना पूरा का पूरा जो काम है प्रिपरेशन का, वो ठीक से किया है कि नहीं किया, वो सारा काम कौन चेक करेगा, इसका एंड में कौन प्रेजेंट है, G2 चेक पॉइंट। तो G1 और G2 का क्या वर्क है, क्या प्रिपरेशन करता है, वो ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं हमारा इसके प्रीवियस पार्ट में। फर्स्ट पार्ट है सेल डिवीजन का, आप जाके वहां देख सकते हैं। एंड लास्ट में आते हैं किसके, हम एम फेज में। एम फेज में भी क्या मिल रहा है आपको, चेक पॉइंट। तो एम फेज का वर्क क्या होता है, डिवीजन करना किसका, सेल का, इन शॉर्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो वो प्रोसेस ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया, और अगर मिस्टेक हो भी गया है उसे करेक्शन करने वाला काम भी कौन करेगा, वो करेगा कौन, एम चेक पॉइंट। देखते हैं पॉइंट्स के बारे में इसके। फर्स्ट हम बात करते हैं G1 चेक पॉइंट, इसे बहुत सारे नाम से बोला जाता है। फर्स्ट नाम क्या है इसका, फर्स्ट चेक पॉइंट भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट के केस में क्या बोलते हैं इसको, स्टार्ट चेक पॉइंट भी बोलते हैं। अगर हम किसकी बात करें यहाँ पर, यूकैरियोट्स की बात करें, ये नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको रेस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट भी बोला जाता है। क्या वर्क करता है ये, तो आगे जो क्या मिलने वाली है, एस फेज। तो एस फेज में क्या होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन। तो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट मटेरियल, जैसे शुगर की रिक्वायरमेंट है, नाइट्रोजनस बेस की रिक्वायरमेंट है, न्यूक्लियोटाइड्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारा चीज सही अमाउंट में है कि नहीं है, और अगर है उसमें कहीं कोई मिस बॉन्डिंग तो नहीं होगी, कुछ गलत तो नहीं हो गया, उन सबका भी करेक्शन कौन करेगा या चेक कौन करेगा, वो करता है G1। अगर मान लिया कहीं पे मिस्टेक भी है तो पर्टिकुलर उस मिस्टेक वाले या डैमेज पार्ट को वहां से रिमूव करके सही शॉट को वहां पे क्या करेगा, वो फिट भी करेगा, बाइंड भी करेगा, वो काम किसका है, G1 चेक पॉइंट का ही काम है। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, मेन क्या, ये कंप्लीट चेकिंग करता है, क्योंकि कौन से स्टेज में आ रहा है, प्रिपरेशन स्टेज में ही आता है। नेक्स्ट हम आते हैं किसमें, G2। G2 में भी क्या रहेगा, जैसे G1 का वर्क था सेम, काफी रिलेट कौन करता है, वो G2 भी करता है, बस मेन पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पर। के बाद क्या स्टार्ट होने वाली है, डिवीजन स्टार्ट होने वाली है। डिवीजन मतलब एक बहुत बड़ा वहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, तो वहां पे एटीपी सही शॉर्ट अमाउंट में है कि नहीं, प्रॉपर प्रोटीन वहां प्रेजेंट है कि नहीं, इन सबका लास्ट फाइनल चेक कौन करेगा, G2 करेगा। एंड देन इसके बाद वो सेल कहाँ एंटर कर जाती है, इनटू दी एम फेज में फॉर डिवीजन। और एम फेज में भी क्या मिलेगा देखने के लिए आपको, एम चेक पॉइंट, को स्पिंडल चेक पॉइंट भी बोलते हैं। अब ये स्पिंडल क्या है, हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। स्पिंडल फाइबर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पिंडल फाइबर का ही वर्क होता है किसी भी सेल डिवीजन में, क्रोमोसोम की बात करिए या क्रोमैटिड्स हम आगे पढ़ेंगे, इन सबको सेपरेट करने में वो हेल्प करता है। तो आप यहाँ पे ये समझिए सिंपल सा कि स्पिंडल फाइबर जो है उस पर डिपेंडेंट कौन होता है, एम फेज। और यहाँ पे कुछ आपको नए वर्ड्स और देखने मिलेंगे, एक देखने मिलेगा आपको काइनेटोकोर। काइनेटोकोर भी क्या है, ये आपके दिमाग में आएगा जैसे जैसे आप हमारे साथ में बने रहेंगे, ये वीडियो आगे की ओर बढ़ता रहेगा, आपको सारे के सारे जो डाउट्स है क्लियर हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे आपको देखने के लिए जो काफी यूनिक है, लेकिन आपको वो इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आएगा। जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे, एडवांसमेंट होती जाएगी, आपको वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम इसमें, क्रोमोसोम जो है उनके बाइंडिंग और स्प्लिटिंग का काम भी प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रॉपर वो स्प्लिट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये काम भी कौन देखता है, वो एम चेक पॉइंट देखता है। ये पूरा जो हमने पढ़ा ये किसके अंडर में आया था, सेल साइकिल के अंडर में ही था। अब हम चलते हैं इसके सेल डिवीजन की ओर। नाम से क्लियर है, सेल्स का टोटली मैच्योर हो जाना, वो केपेबल किसके लिए हो जाएगा, फॉर डिवीजन के लिए, जिससे क्या बन के आएंगी, प्रोजेनीज बन के आएंगी।
उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है एमाइटोसिस, एक है माइटोसिस और एक क्या है मियोसिस। पहले बात करते हैं माइटोसिस, क्या बोला गया है इसको, डायरेक्ट डिवीजन, मतलब इसमें जो मदर सेल होती है वो डायरेक्टली क्या करती है, अपने से कॉपीज फॉर्मेशन कर देगी और सेम कॉपी ही बनाती है, इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है, इसलिए क्या बोला गया उसको आपका डायरेक्ट डिवीजन या वी कॉल इट एमाइटोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा जो वेटेज पॉइंट है वो इन दोनों के लिए यही है और इनको अपने को डिटेल में पढ़ना है। माइटोसिस की बात की जाए, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, या इसको और क्या बोला गया, इनडायरेक्ट डिवीजन। नाम क्यों बना इसका इक्वेशनल डिवीजन, मतलब मदर सेल में जितने भी क्रोमोसोम नंबर होंगे सेम वही किसमें आने वाले हैं, प्रोजेनी में भी आएंगे। मीनिंग कहने का यह है कि अगर मदर सेल डिप्लॉयड थी तो आफ्टर डिवीजन जो प्रोजेनीज भी आएंगी, जो डॉटर सेल्स भी आएंगे, वो भी कैसे रहेंगे, सेम मदर की तरह रहेंगे, किसमें रहेंगे, डिप्लॉयड में ही रहेंगे। मतलब सिमिलर क्या बनती है यहाँ पर, प्रोजेनिस का फॉर्मेशन होता है। इसको हम डिटेल में आगे और पढ़ने वाले हैं, पूरा वीडियो उसी पर ही रहेगा आगे। नेक्स्ट हम किस में आते हैं, मियोसिस में। मियोसिस को क्या बोला गया, रिडक्शनल। मीनिंग क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर मदर सेल कैसी थी, डिप्लॉयड थी, तो इनसे जो बनने वाली है प्रोजेनिस वो कैसे हो जाएंगी, हैप्लॉयड हो जाएंगी। इनके बहुत सारे आपको एग्जांपल देखने मिलेंगे, आगे में पढ़ेंगे उनको भी। पहले अभी हम क्या लेके चल रहे हैं, ए माइटोसिस के एग्जांपल्स क्या है इसके लिए, जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कौन है, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, कार्टिलेज। अब कार्टिलेज सेल्स क्या होती है हमारी बॉडी में, बोन्स भी होती है एंड कार्टिलेज भी होती है। बोन्स कैसे होते हैं, बहुत टफ एंड रिजिड नेचर के होते हैं, जो क्या करते हैं, बॉडी को फ्रेम प्रोवाइड करते हैं। सेम वैसे कार्टिलेज भी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है, फ्रेम प्रोवाइड करती है, लेकिन वो टफ एंड रिजिड नेचर के नहीं है। जैसे आप बात कर सकते हैं हमारा पिन्ना, हमारा पिन्ना जो होता है, देखिए उसमें एक शेप तो प्रेजेंट है लेकिन वो काफी क्या है, रबरी एंड फ्लेक्सिबल है। या फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारा वोकल कॉर्ड, तो ये भी कैसे होती है, हमारी रिंग शेप में होती है। तो ये सब किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के ही बने होते हैं। तो इनके भी फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, ए माइटोसिस डिवीजन ही होती है। एक लिखा गया है इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल मेम्ब्रेन, ये कहाँ मिलेगी, जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जहाँ पे 2 मेम्ब्रेन बनती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक फॉर्मेशन या डेवलपमेंट। एक होता है एमनियन और एक होता है कोरियन, हम पढ़ेंगे उसको भी, आगे से मिलते रहिए हमारे साथ में, सब आपको मिल जाएगा। तो वो भी किसमें आएगा, एमाइटोसिस में आएगा। और एक क्या मिल रहा है आपको, एंडोस्पर्म सेल, ये एक टाइप की जर्म सेल्स होती है जो बॉडी में रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब किसके लिए, गैमेट फॉर्मेशन के लिए हेल्प करती है। चलिए बात करते हैं कैसे प्रोसेस है इसमें। तो एक क्या होता है इसमें, कैरियोकाइनेसिस, और एक क्या होता है इसमें, साइटोकाइनेसिस। तो बात करते हैं इसमें कैरियोकाइनेसिस की, तो इसमें किसका फॉर्मेशन नहीं होता है, स्पिंडल फाइबर का इसमें फॉर्मेशन नहीं होता है। एंड सेकेंड थिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें क्या होते हैं, एसोसिएट नहीं होते हैं। एंड मेन पॉइंट क्या है, जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन किस फॉर्म में होता है, कंस्ट्रिक्शन के फॉर्म में। व्हाट यू मीन बाय कंस्ट्रिक्शन, जो न्यूक्लियस है वो पहले मान लीजिए नॉर्मल न्यूक्लियस है, बीच से क्या होगा, डेप्थ फॉर्मेशन करेगा, देन क्या होगा, वो आपका डिवाइड हो जाएगा। तो इनकी कॉर्नर रीजन का क्या होना, कॉन्स्ट्रिक्ट होना, मतलब क्या होना, अंदर की ओर ब्लंट करना, देन टूट के इसका अलग होना, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन। सेम प्रोसेस किसमें होगा, साइटोकाइनेसिस में भी होगी। जो सेल का आउटर क्या रहेगा, वॉल रहेगा, उसमें भी क्या होगा, डेप्थ फॉर्मेशन, मतलब क्या होगा, उसमें भी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, देन वो क्या होंगी, वहां से आपकी अलग होंगी। क्या होगा, इमेज में नॉर्मल सेल थी, उनमें क्या हुआ, ग्रोथ, जिससे क्या हुआ, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, किस मोड पे हुआ, बताया था मैंने, कॉन्स्ट्रिक्शन के बेस पर हुआ। देन फर्दरली क्या हो रहा है, इनके सेल्स भी क्या कर रहे हैं, आपके रीजस से क्या उन्हें दबने स्टार्ट कर दिए, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। कौन सी प्रोसेस चल रही है वहां पे, साइटोकाइनेसिस। फर्दरली क्या हो गया, उनके रीजस जो है काफी इलोंगेट हो चुके हैं वहां पर। देन फाइनली क्या होगा, वो आपका डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। एक चीज और, इनके जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं जैसे मदर सेल में होती है, सेम वैसा ही किसमें होगा, इनके डॉटर सेल्स में भी होगा। मतलब यहाँ पर भी क्या होती है, इक्वल नंबर में क्या मिलता है, क्रोमोसोमल नंबर मिलता है। इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो है माइटोसिस। माइटोसिस 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है माइटोस विच मीन्स होता है थ्रेड। थ्रेड मतलब किसके थ्रेड, डीएनए फाइबर्स, जिसको क्या बोला गया है यहाँ पर, स्पिंडल फाइबर्स बोला गया है। एंड सेकंड क्या लिखा गया है यहाँ पे, ओसिस, का मतलब क्या होता है, स्टेट, मतलब एक ऐसी स्टेट जहाँ पे डीएनए फाइबर्स या जो डीएनए थ्रेड्स हैं उनमें क्या होगा, डिवीजन होगा, जिससे क्या बन के आएंगे, नए प्रॉपर्टीज या फिर नए प्रोजेनीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, माइटोसिस। यहाँ पर 2 साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, एक है स्ट्रासबर्गर जिन्होंने किसमें इसकी स्टडी की थी, माइटोसिस की, प्लांट सेल में, और एक कौन है, फ्लेमिंग, जिन्होंने किसमें इसकी स्टडी की है, वो है एनिमल सेल में। कभी भी अगर ऐसा आता है क्वेश्चन में कि माइटोसिस के बेस्ट एग्जांपल क्या है या कौन से सेल्स है जो शो करते हैं माइटोसिस डिवीजन, तो वो हमेशा कौन रहेंगे, सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, तो एक्चुअली हमारी बॉडी में 2 टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल और एक होते हैं जर्म सेल्स।
सोमैटिक सेल्स क्या है? वो सेल्स जो हमारी बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे हमारी बॉडी में हाथ, पाँव, कान, सारी चीजें किससे बनी है? एक कॉमन सेल से बनी है। वो सारे क्या रहेंगे? आपके सोमैटिक सेल। एंड सेकंड क्या होता है? जर्म सेल, जिनको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल, जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं? सेक्स ऑर्गन या गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो नॉर्मली अगर हम एक मेल एंड फीमेल में बॉडी में कंपेयर किया जाए तो उन दोनों की बॉडी में क्या होती है? नॉर्मली 99% दोनों की बॉडी क्या होती है? सेम होती है। अपनी पूरे बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो सेम ही रहते हैं, कुछ ऑर्गन्स को छोड़कर। तो वो सारे ऑर्गन्स या वो सारे बॉडी पार्ट जो दोनों में ही सेम है, मतलब कौन से सेल्स प्रेजेंट है, कौन से सेल वो वर्क कर रहे हैं, वो कौन है? सोमैटिक सेल, दोनों की बॉडी में। लेकिन वो सेल जो उनकी बॉडी में प्यूबर्टी लेके आएंगे, गैमेट्स फॉर्मेशन करेंगे या फिर नए कुछ ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करेंगे, तो वो कौन से रहेंगे? उनकी बॉडी के पर्टिकुलर जर्म सेल्स ही रहेंगे। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा आ गया कि कौन से सेल्स हैं जो माइटोसिस शो करते हैं, तो वो कौन रहेंगे? हमेशा चूज करेंगे क्या? सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल चाहे हेप्लॉइड रहे चाहे वो डिप्लॉइड रहे, वो क्या शो करेंगे? माइटोसिस। लेकिन हाँ, जर्म सेल्स कभी भी क्वेश्चन में अगर आता है तो बच्चे तुरंत टिक करते हैं कि जर्म सेल आया है मतलब मियोसिस चूज करना है। कहीं ना कहीं वो सही है, गलत नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखेंगे अगर जर्म सेल पे क्वेश्चन आ रहा है तो उसके किस स्टेज की बात कर रहा है। अगर जर्म सेल के भी डेवलपमेंट सीरीज की बात कर रहा है या ग्रोथ की बात कर रहा है या मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है, वो सब में कॉमन होता है, तो वो भी किस में आ जाएगा? माइटोसिस में ही आ जाएगा। लेकिन जर्म सेल के अगर लास्ट में बात की जाए, मतलब जहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है या ओवम का फॉर्मेशन लास्ट स्टेज में हो रहा है, एट दैट टाइम कौन आएगा? वहां पे मियोसिस आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे इसको। तो नेक्स्ट आते हैं हम इनके स्टेजेस। कौन कौन से स्टेज होती है? एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन। एंड साइटो का मतलब क्या था? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो कैरियो में कौन से स्टेज होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। नेक्स्ट में आते हैं इसके स्ट्रक्चर्स में क्या देखने मिल रहा है आपको। एक ओवरव्यू देखते हैं माइटोसिस का। मान लिया एक नॉर्मल मदर सेल थी, इनमें क्या हुआ? डिवीजन हुआ। तो डिवीजन पहले क्या होता है? इंटरफेज। इंटरफेज का मतलब हम पढ़ चुके हैं क्या होता है? प्रिपरेशन, जिसमें कौन था? G1S एंड G2। अब इसमें मैंने क्या लिख दिया? 4C लिख दिया है। ये 4C कहाँ से आया? क्रोमोसोम वैल्यू क्या है इसकी? 2n है, लेकिन इसका C वैल्यू कितना है? इसका 4C है। ये समझने के लिए बच्चा आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा प्रीवियस वीडियो। मैंने अभी पूरा आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जो है कवर अप किया है, फाउंडेशन इस चैप्टर का मैंने वहां पे क्लियर कर दिया है। अगर आप उसको देख लेंगे देन अगर आप इस स्लाइड पे आते हैं आपको समझने बहुत वो इजी पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर मदर सेल क्या थी? 2n है, मतलब डिप्लॉइड है, तो ऑब्वियसली जो डिवीजन होगा उनके थ्रू और क्या आएंगी? प्रोजेनीज आएंगी। तो प्रोजेनीज भी कैसे रहेंगी? यहाँ पर आइडेंटिकल या जेनेटिकली सिमिलर ही होती है, दैट्स वो भी कैसे होंगी? यहाँ पे डिप्लॉइड ही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट एक दिखाया हमने, क्रोमोसोम दिखाया है। क्रोमोसोम ये एक ही है, लेकिन इसमें क्रोमेटिड्स या आर्म्स जो है क्या दिख रहे हैं आपको? वो 2 पार्ट में डिवाइड दिख रहा है। मतलब यहाँ पर डिप्लॉइड क्या है? क्रोमोसोम नंबर, सेम यही चीज है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है, लेकिन इसमें जो C वैल्यू है वो कितनी है? 4C है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इंटरफेस क्या है, कैसे वर्क करता है, क्योंकि इनके पहले क्या होगा? आपका हमेशा इंटरफेस। आप ऐसे बोल सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस जो हो रहा है तो इनके पहले जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या आएगा? यहाँ पर इंटरफेस ही आएगा। कोई भी डिवीजन पढ़िए, सबके पहले क्या आएगा? इंटरफेस तो आएगा, देन क्या आएगा? कैरियोकाइनेसिस, देन क्या आएगा? साइटोकाइनेसिस। क्यों इंटरफेस आएगा? क्योंकि किसी भी सेल को डिवीजन होने के पहले प्रिपेयर करना जरूरी है, अदरवाइज वो काम नहीं कर सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। वो सारा काम कौन करता है? इंटरफेस करता है। तो हम देखते हैं, ये एक सिंपल सा दिखाया मैंने इंटरफेस के बारे में। ये एक सेल ही है। सेल के अंदर में क्या दिख रहा है आपको? न्यूक्लियर कोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड अंदर में क्या दिख रही है? थ्रेड्स, क्या बोला गया इसको? क्रोमेटिन फाइबर। टॉप में क्या दिख रहा है? सेंट्रियोल्स। अगर आप ध्यान से काउंट करेंगे तो सेंट्रियोल्स में जो डॉट लगाए गए वो 9 ही हैं, क्योंकि इनका अरेंजमेंट क्या होता है? 9+0। अब ये 9+0 क्या होता है? तो यहाँ पे 9 क्या होते हैं? वो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? दे आर माइक्रोट्यूब्यूलिन। माइक्रोट्यूब्यूलिन्स क्या होते हैं? दे आर प्रोटीन। प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं इनके? 2 टाइप के, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। अरेंजमेंट कैसा होता है इनका? फेरिकल अरेंजमेंट में होता है। स्फेरिकल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? जहां पर एक ट्यूब्यूल या एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या रहेंगी? स्ट्रक्चर रहेंगी, इसके चारों ओर क्या रहेगा? स्फेरिकल फॉर्म में क्या रहेंगे? सारे प्रोटीन अरेंज रहेंगे। अब क्यों अरेंज रहेंगे? क्या काम करते हैं? कहाँ लोकेट होते हैं? क्या होता है क्या होता है न्यूक्लियर कोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? ये सब जानना बहुत जरूरी है। उसके बिना आप इस चैप्टर को नहीं समझ सकते। या तो आप रट सकते हो लेकिन आपके दिमाग के अंदर ठीक से घुसेगा नहीं, या फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो आप सभी से मेरा ये पर्सनल सजेशन आप सभी के लिए, सबसे पहले जो बेस चैप्टर्स है उनको पहले स्ट्रॉन्ग करिए बायोलॉजी के लिए। जैसे बायोलॉजी का सबसे बेसिक चैप्टर है वो है सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपने उसको समझ लिया अच्छे से, फर्दर जितने चैप्टर्स आने वाले हैं बायोलॉजी के वो आपको बहुत क्विकली और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेस्ट रहेगा आप पहले उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अब चाहे तो मैंने सेल का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रख दिया है जिसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या लोकेशन है, वो समझा दिया वहां पे। आप पहले उनको वहां पे देख लीजिए, उसके बाद आप इन चैप्टर्स को पढ़िए, तो आपको बहुत इजी समझ में आएगा। और आपके इसके बाद भी कोई डाउट्स अगर रहते हैं तो वो मैं आपको क्लियर भी कर दूंगी। लेकिन अगर बिना सेल को पढ़े इन चैप्टर्स पे आते हैं तो मेरे ख्याल से आपको बहुत डाउट्स होने वाले हैं, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़िए चाहे आप इन नोट से पढ़िए। ठीक है, हम कंटिन्यू करते फिर यहाँ पर। तो सेंट्रियोल्स जो है कैसे अरेंज दिखाया मैंने, राउंड शेप में दिखाया। सेंट्रियोल्स क्या है, सेंट्रियोल्स का जो मेन वर्क होता है ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन में क्रोमेटिड्स आगे में हम पढ़ेंगे उनको वो क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो हम दिखाते हैं सेंट्रोसोम क्या होते हैं। देखिए ये है सेंट्रियोल जो टॉप पार्ट में दिखाया है, और इन्हीं के थ्रू क्या बन के आया है, स्पिंडल फाइबर्स बन के आया है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ में क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। वैसे एक स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा होगा क्रोमोसोम, वही मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो ये इसका सेंट्रल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। और जो ये अपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं क्या, क्रोमेटिड। सेम लोअर पार्ट को भी क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। और क्योंकि एक क्रोमेटिड 20 से डिवाइड है विच मीन्स दोनों की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन हाँ, अगर मैं इसका अपर पार्ट की बात करूं और इसके लोअर पार्ट की बात करूं, इन दोनों की बात करूं, तो ये दोनों क्योंकि प्रॉपर्टी में सेम शायद ना भी हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। एक पॉइंट लिखा है काइनेटोकोर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा वैसा ही है, उसके ऊपर में मतलब कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं, सेंट्रोमियर पर एक कवरिंग, एक कोटिंग लेयर दिख रही है। और ये वाला पार्ट क्या है, इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। तो मीनिंग क्या बना, इसमें क्या हो रहा है, जो स्पिंडल फाइबर है वो स्ट्रेट अलाइन हो रहा है, किसको होल्ड करने के लिए, क्रोमोसोम को होल्ड करने के लिए। तो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पार्ट पे कोटिंग वाली लेयर मिल रही है ताकि वो होल्ड हो जाए, अलाइन हो जाए। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। ये आगे हम पढ़ेंगे, ये मेटाफेज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे इंटरफेस क्लियर कर लिया, हम चलते हैं किसकी और, कैरियोकाइनेसिस की और, जिसमें क्या फेज दिख रहा होगा, प्रोफेज। माइटोसिस में प्रोफेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है अर्ली प्रोफेज और एक है इसमें लेट प्रोफेज। पहले हम बात करते हैं इसके अर्ली प्रोफेज की। इसमें दिख रहा होगा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे डिसोसिएट होना स्टार्ट हो गया है, मतलब वो शॉर्ट सेगमेंट्स में क्या हो गया है, बहुत फाइनली क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। साथ ही साथ न्यूक्लियस से कौन कनेक्ट होता है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ईआर मेम्ब्रेन भी यहाँ पे क्या हो रही है, डिसोसिएट हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा होगा जो सेंट्रियोल्स है, देखिए वो भी डिवाइड हो गए हैं, और वो दोनों के दोनों ही जो सेंट्रियोल्स है वो अपोजिट पोल में क्या हो रहे हैं, माइग्रेट होना क्या कर रहे हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब वो मूव कर रहे हैं कहाँ पर, ऑपोजिट पोल्स की तरफ। एंड सेकेंड चीज, सेंटर में क्या दिख रहा था जो अपने को पहले, क्रोमेटिन फाइबर, वो वहां पे क्या हो गए हैं, अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कंडेंस होना स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके हम लेट प्रोफेज में देखते हैं, जहां पर ये जो सेंट्रियोल्स थे जो अपोजिट पोल में मूव कर रहे थे, टोटली क्या हो चुके हैं, वो अपोजिट पोल में आके अब सेट हो चुके हैं। इन दोनों के बीच में क्या बनने स्टार्ट हो गए हैं, स्पिंडल फाइबर्स, क्योंकि बताया था मैंने स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं इनके थ्रू। तो पूरे के पूरे उसमें क्या बनने स्टार्ट हो गए, स्पिंडल फाइबर्स। अब उन स्पिंडल फाइबर्स में रैंडमली कौन अलाइन हो चुके हैं, सारे के सारे क्रोमेटिड्स। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो होता है एम्फी एस्ट्रल। एस्ट्रल क्या होती है, जो सेंट्रियोल्स होती है उसके साइड साइड से बहुत फाइन फाइबर्स निकलती है जिसको बोलते हैं एस्टर बॉडीज। क्योंकि एनिमल बॉडी की बात करेंगे तो इसके पास में क्या 2 सेंट्रियोल्स है, मतलब इसके पास में क्या रहेगी, 2 साइड पर एस्ट्रल बॉडी रहेगी, तो वी कॉल इट एम्फी एस्ट्रल। ये आते हैं एग्जाम में। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा कोई सेंट्रियोल नहीं होता, मतलब उनके पास में क्या नहीं होती है, कोई एस्ट्रल बॉडी नहीं होती है। तो क्या वर्ड यूज करते हैं वहां पे हम, एन एस्ट्रल बॉडी।
क्योंकि लेट प्रोफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स थे उनमें सारे के सारे जो क्रोमेटिड्स थे वो रैंडमली फॉर्म में क्या हो गए थे, अरेंज हो गए थे, मतलब वो ऊपर नीचे क्या थे, अरेंज थे। लेकिन अब कौन सी स्टेज आने वाली है, अब आएगी मेटाफेज। इस स्टेज में क्या होगा, जो रैंडम अरेंजमेंट था क्रोमेटिड्स का वो क्या हो जाएगा, एक लीनियर फॉर्म में आएगा। वो कैसे आएगा, मानते हैं कोई क्रोमेटिड ऊपर की ओर अरेंज है, कोई नीचे की ओर अरेंज है, तो इनमें क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर है, जो धागे हैं इनके, क्या करेंगे, ये लूज करेगा इसको, क्योंकि किस में लेके आना है इसको, इक्वेटोरियल प्लेन में लेकर आना है, एक सीधी लाइन में लेकर आना है, क्योंकि ये लाइन से क्या है, ऊपर की ओर है, ये थ्रेड को थोड़ा लूज करेगा तो ये कहाँ की ओर आएगा, नीचे की ओर, मतलब एक प्लेन में आ गया। मान लिया ये नीचे की ओर अरेंज था, थोड़ा इसने लूज किया थ्रेड ने इसको, ये ऊपर की ओर आ गया, मतलब इनमें क्या होगा, एडजस्टमेंट होगा, थोड़ा लूज करेंगे, कोई कहीं से टाइट करेंगे, जिससे सारे के सारे जो क्रोमेटिड्स है वो क्या होंगे, एक अलाइनमेंट फॉर्म में, या बोल सकते हैं एक सीधी लेन में क्या होंगे, सबके सब वो अरेंज हो जाएंगे। और इस फेज में देखने मिलेगा जो स्पिंडल फाइबर है जिसमें क्रोमेटिड फाइबर्स अरेंज है, तो थ्रेड कंटिन्यू नहीं है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यू फाइबर्स बोलेंगे। लेकिन ऐसे कुछ यहाँ पे फाइबर्स भी होंगे जो बिल्कुल भी क्रोमेटिड्स को कैरी नहीं कर रहे हैं, वो इस पोल से लेकर इस पोल तक कंटिन्यू क्या है, प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यू फाइबर्स। सिंपल मीनिंग कहने का ये हुआ, जो कंटिन्यू स्पिंडल फाइबर है वो इस पोल से इस पोल तक कंटिन्यू फॉर्म में है, मतलब इसमें क्या नहीं रहेगा, कोई भी स्पिंडल फाइबर, कोई भी क्रोमेटिड फाइबर ये होल्ड नहीं करेंगे। लेकिन जिसमें डिसकंटिन्यू है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं किसको, क्रोमेटिड फाइबर को। सेकेंड चीज, जो मेटाफेज की बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने क्या वर्ड यूज किया कि किसमें अरेंज होते हैं, एक इक्वेटोरियल प्लेन में ये अरेंज हो जाते हैं। तो ये अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, यहाँ पे वर्ड क्या यूज होता है, काइनेटोकोर, मतलब ये स्पिंडल फाइबर दिख रहा है जिसमें कौन अरेंज है, क्रोमोसोम, तो इनके अरेंजमेंट के लिए या इनके अरेंजमेंट को फिक्स करने के लिए जो स्टेज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, काइनेटोकोर। अपर पोल में या अपर जो सेंट्रियोल वाला पार्ट है वो किसको खींच रहा है, अपने अपने सारे स्पिंडल फाइबर को। सेम नीचे पार्ट का जो सेंट्रियोल है किसको खींच रहा है, अपनी और सारे के सारे स्पिंडल फाइबर को। जब ये अपनी और खींचेंगे स्पिंडल फाइबर को, तो क्योंकि मेटाफेज में सबके सब क्या अरेंज थे, वहां पे क्रोमेटिड्स अरेंज थे, क्या करेंगे, इनके बीच में क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, ये क्या करेंगे, वहां से अब आपका स्प्लिट होना स्टार्ट कर देंगे। मतलब आप ये बोल सकते हैं ये जो एक क्रोमोसोम था, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, प्रेशर बनना स्टार्ट हो रहा है, तो क्या करेंगे, ये बीच से ऐसे आपके टूटने क्या हो जाएंगे, ये स्टार्ट कर देंगे। और जब ये टूटेंगे बीच से, तो कुछ ऐसा क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो अलग क्या बन जाएंगे, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा, या दो अलग अलग क्या बन जाएंगे, क्रोमेटिड्स बन जाएंगे यहाँ पर। और जब ये टूटेंगे ऐसे अलग अलग होंगे, तो इनके बीच का जो जोन है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरजोनल फाइबर बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इनके बीच के पार्ट को हम क्या बोल रहे थे, सेंट्रोमियर, वो भी यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। और जैसे कि जैसे मानते हैं ये ऊपर की ओर खींच रहा है, सेम ही नीचे की ओर खींच रहा है, जिससे कई बार क्या होता है, इनके जो क्रोमेटिड्स हैं इनके पोजीशंस क्या, तो थोड़े बहुत आपके अप डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे अलग अलग शेप के या अलग अलग बोल सकते हैं अल्फाबेट से रिलेट करते हुए क्या देखने मिलते हैं यहाँ पर, क्रोमेटिड्स। जैसे कई बोलते हैं इसको मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एसेंट्रिक, ऐसे टर्म्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं सेल चैप्टर पे, आगे प्लेलिस्ट पे हो चुका है हमारा ये। तो जो अलग अलग शेप्स या अलग अलग अल्फाबेट देखने मिल रहे हैं, KLJI, तो ये सारे क्या है, क्रोमोसोम के पोजीशन के बेस पर बनाया गया है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि इनमें जो सेंट्रियोल्स था उनमें क्या चल रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है अपनी ओर किसको खींचने के लिए, क्रोमेटिड्स को खींचने के लिए। कई बार एग्जाम में ये पॉइंट आता है कि के शेप के जो अल्फाबेट्स जो है के शेप का, तो उस टाइप के क्रोमोसोम किस फेज में देखने मिलता है, या फिर आई को किस में देखने मिलता है। ये सारे कंडीशन कहाँ देखने मिलेगी, इनटू दी एनाफेज स्टेज में ही देखने मिलेगी, जहाँ पे क्रोमोसोम क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसका कौन सा, लास्ट स्टेज, टेलोफेज। टेलोफेज में क्या हो रहा है, आपको देखने मिलेगा कि वापस यहाँ पर जो दोनों अपनी ओर कौन खींच रहा था, एनोफेज खींच रहा था अपनी अपनी ओर, तो पूरे के पूरे फाइबर्स क्या हो गए, यहाँ पे अपनी ओर आ गए, अपने अपने पोल्स में आ गए। टोटली यहाँ पे कौन स्प्लिट हो गए, सारे के सारे क्रोमेटिड्स, एक लोअर पोल की ओर आ गया, एक अपर पोल की ओर आ गए। इसके बाद जो यहाँ पे प्रेजेंट थे स्पिंडल फाइबर्स टोटली गायब हो चुके हैं,
डिसअपियर हो गए हैं। सेकेंड चीज, जो एस्ट्रल रे थी वो भी यहाँ पे क्या हो गया, डिसअपियर हो गई है। केवल क्या दिख रहा है आपको, सेंट्रियोल्स, एक अपर सेंट्रियोल, एक लोअर सेंट्रियोल। साथ ही साथ क्या दिख रहा है इसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या हो गई है, वापस आपको अपीयर होनी स्टार्ट हो गई है। और अभी तक हम जो वर्ड यूज कर रहे थे कि जो क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस हो गए थे, वो वापस क्या हो गए, यहाँ पे डीकंडेंस हो गए। मतलब यहाँ पे क्रोमेटिड वापस क्या बन गए, यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर्स में क्या हो गए हैं, बदल चुके हैं, डीकंडेंस हो चुके हैं। लेकिन अभी तक आपको देखने मिलेगा कि एक ही साइटोप्लाज्म है, केवल न्यूक्लियस क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। अभी तक वो क्या शेयर कर रहे हैं, सेम साइटोप्लाज्म ही क्या कर रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं। फर्दर स्टेप में क्या करेंगे, अब साइटोकाइनेसिस होगा, जिसमें अंदर की ओर जो सेल है क्या करेंगे, वो अंदर के करेंगे, रिजेस की ओर मूव करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रक्शन बोलते हैं। और धीरे धीरे क्या करेगा, जो सेल का वॉल है वो अंदर की ओर जाएगा एंड फाइनली क्या होगा, वो स्प्लिट हो जाएंगे, जिससे अपर एक बॉडी बन जाएगी, अपर प्रोजेनी, और एक क्या बन जाएगी इसमें, प्रोजेनी लोअर में। मतलब दो क्या बन जाएगी, यहाँ पे प्रोजेनिस का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, कंप्लीट क्या होगी, माइटोसिस की डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होगी। क्योंकि एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट थी, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट थी, तो इनमें क्या हुआ, डिवीजन काफी क्लियर दिखाई दिया आपको। इनके जो डिस्टेंस बहुत ज्यादा था दो सेल्स के बीच में स्प्लिटेंस के लिए। लेकिन जब हम किसकी बात करेंगे, प्लांट सेल की बात करेंगे, क्योंकि इनमें सेंट्रियोल्स नहीं होता, प्रोसेस तो ऐसी होती है, लेकिन इनमें सेंट्रियोल नहीं है। कर जो दो प्रोजेनीज है, ये जो स्प्लिटिंग चलती है वो काफी क्लोजली होती है। मतलब देखने में क्या लगेगा कि वो एक सेल ही दिखेंगे, लेकिन एक्चुअली वो एक सेल नहीं है, वो बीच से क्या होते हैं, बहुत फाइनली क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, पर स्टिल दे आर वेरी क्लोजली, क्योंकि उनके बीच में क्या नहीं मिलता है, सेंट्रियोल दिखने के लिए नहीं मिलता है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे कि जो एनाफेज है, क्योंकि ये मेन वर्क करता है, यहाँ पर क्या करते हैं, वो स्प्लिटेंस करता है किसको, क्रोमेटिड्स को। तभी नेक्स्ट में क्या होगा, टीलोफेज में वो अलग अलग हो जाते हैं। मतलब एनाफेज में सबसे क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सेल्स को या क्रोमोसोम को वहां पे स्प्लिट करने के लिए। तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर आप ध्यान से लिख लेंगे इसको, 30 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि माइटोसिस की रिक्वायरमेंट क्यों है, या क्या सिग्निफिकेंस है माइटोसिस की। कि माइटोसिस को बोला गया है क्या, इक्वेशनल डिवीजन, मतलब जितने भी नंबर में क्या होंगी, क्रोमोसोम्स होंगी पेरेंट सेल में, मदर सेल में, उतना ही किसमें आएगा, प्रोजेनी में भी आएगा। इस वजह से हमारी बॉडी में जो भी रिपेयरिंग होती है, जो डैमेज पार्ट को रिपेयर करना है, वो सारा काम कौन करता है, माइटोसिस। बॉडी में जितनी भी रीजनरेशन होती है, वो काम भी कौन करेगा, माइटोसिस। जैसे हम जाइगोट पढ़ेंगे, जाइगोट में क्या होती है, सिंगल सेल, फिर 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, 64 सेल। तो ये सारा जो डिवीजन चल रहा है, एक सीरीज चल रही है पूरी की पूरी। मतलब इन शॉर्ट जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए भी कौन काम करता है, वहां पे माइटोसिस। और अगर हम बात करें तो नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इन सब के लिए भी कौन काम करेगा, माइटोसिस। और साथ ही साथ हमारी बॉडी में क्रोमोसोम नंबर को भी मेंटेन करने के लिए कौन काम करता है, माइटोसिस। लेकिन मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ कि माइटोसिस का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, सोमैटिक सेल ही होते हैं। अब अगर हम बात करें प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में उनके माइटोसिस डिवीजन के बेस पर, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जो एनिमल सेल्स होती है, इनमें सेंट्रोमियर होता है, इनमें सेंट्रियोल्स होता है, जो प्लांट सेल्स में नहीं मिलती है। सेकेंड पॉइंट बात करें, क्योंकि सेंट्रियोल्स की बात की है, एनिमल सेल में कितने होते हैं, दो पोल्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब दो है, मतलब वी कॉल इट एम्फी। मतलब इनमें क्या होगा, एम्फी एस्ट्रल बॉडी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन प्लांट सेल्स में ऐसी कोई एस्ट्रल बॉडी देखने के लिए मिलती ही नहीं है। तो बात करें इसमें हम साइटोकाइनेसिस को लेकर, तो जो एनिमल सेल्स होती है, इनमें होती है इन्वेजिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेजिनेशन, जहां आउटर वॉल से अंदर की ओर क्या हो रही है, इन्वेजिनेट, मतलब अंदर की ओर घुसना धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट होते हुए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेजिनेशन। और क्योंकि ये बाहर से अंदर की ओर मूव कर रही है, तो वी कॉल इट सेंट्रीपिटल। मतलब दो वर्ड आ गए यहाँ पे कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसा होगा, इन्वेजिनेशन मोड पर होगा, मतलब अंदर की ओर इन्वेजिनेट करते हैं, और अंदर की ओर इन्वेजिनेट मोड को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोपिटल मोड। लेकिन हम किसकी बात करें, प्लांट सेल्स की बात करें, तो प्लांट सेल्स में क्योंकि क्या प्रेजेंट नहीं होता है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट क्लियरली नहीं होते हैं, तो इनमें जो मोड है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट भी होता है। पहली बात, इनमें इन्वेजिनेशन नहीं होता है, इनमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। जो दो डॉटर सेल्स बनती है, इन दोनों के बीच में क्या बनता है, सेल प्लेट। अब ये सेल प्लेट क्या होता है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पीसेस होती है किसकी, गोल्गी बॉडी की और ER,
मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो इन सारे के जो पीसेस है वो धीरे धीरे क्या होती है, कंडेंस होकर जम जाती है दो न्यूक्लियस या दो प्रोजेनिस के बीच वाले पार्ट पर। तो ये जो बीच में प्लेट फॉर्मेशन हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट। ये सेल प्लेट धीरे धीरे बाहर की ओर, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, ये मूव करेगी। मतलब सेल का डिवीजन कैसा हो रहा है या डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कैसा हो रहा है, अंदर से बाहर की ओर मूव कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। दो पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कि एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो कैसा होता है, इन्वेजिनेशन मोड पर होता है, और इनका डायरेक्शन कैसा होता है, ये अंदर, बाहर से अंदर की ओर मूव करते हैं, तो वी कॉल इट सेंट्रीपिटल। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें, क्योंकि इनमें सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, साइटोकाइनेसिस के थ्रू होता है बाय दी सेल प्लेट फॉर्मेशन। और ये सेल प्लेट कहाँ की ओर ग्रोथ करता है, अंदर से बाहर की ओर। मतलब यहाँ पे क्या देखने मिलेगा आपको, सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। हम देखते हैं कितने टाइप के होते हैं माइटोसिस डिवीजन। सबसे फर्स्ट उसमें आपको दिख रहा होगा एनएस्ट्रल। मीनिंग क्या है, जहाँ पे एस्ट्रल बॉडी प्रेजेंट ही नहीं है फॉर डिवीजन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनएस्ट्रल। बेस्ट एग्जांपल क्या होगा इसके लिए, प्लांट सेल्स। सेकंड हम बात करें एम्फीएस्ट्रल, तो जहाँ पर दो एस्ट्रल बॉडी प्रेजेंट है, हम पढ़ चुके हैं कौन होते हैं, वो सारे के सारे एनिमल सेल्स होते हैं, वही एग्जांपल है। नेक्स्ट है इंट्रा न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। नाम ही क्लियर है, इंट्रा मतलब अंदर, और किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो जहां पर केवल न्यूक्लियस के अंदर में ही क्या होगी, डिवीजन होगी, माइटोसिस डिवीजन शो करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा न्यूक्लियर। एग्जांपल क्या है उसके लिए, ईस्ट, और थोड़े बहुत कौन है उसमें, प्रोटोजोअन्स। नेक्स्ट क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। नाम ही क्लियर है कि न्यूक्लियस के बाहर में डिवीजन होगा। तो अब इमेजिन करिए एक सेल है, सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का सारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। तो जितना भी कंटेंट था, न्यूक्लियर कंटेंट, वो सब किस में आ गया, साइटोप्लाज्म में ही आ गया ना। मतलब पूरी एक्टिविटी किस में डन होगी, जितना एरिया किसका होगा, साइटोप्लाज्म का होगा। अभी हम पढ़ के आए थे कि प्रोफेज में नॉर्मली क्या हुआ, जो अर्ली हुआ या लेट हुआ, उनमें क्या होती है, पूरा का पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। मतलब पूरी प्रोसेस किस में होती है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जितना एरिया है उसमें होता है। एंड लास्ट में जब टेलोफेज कंप्लीट होती है, वहां पे अगेन क्या होती है, रीअपेरेंस किसका हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो ऑब्वियसली बेस्ट एग्जांपल क्या बन जाएगा, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। नेक्स्ट आते हैं एंडोमाइटोसिस। क्या हो रहा है, एंडोमाइटोसिस, माइटोसिस ही होगी लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर अलग होगी। यहाँ पे एक वर्ड देखने मिलेगा आपको, पॉलीपोलॉइडी और एनोपोलॉइडी। मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, डिसजंक्शन वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप। डिसजंक्शन क्या है, ये टर्म्स क्या है, आप उससे ज्यादा फेमिलियर नहीं है क्योंकि हमने चैप्टर नहीं पढ़ा अभी तक जेनेटिक्स, हम पढ़ेंगे उसको भी आगे में, डिस्कस होगा हमारा। आप बस ये समझ सकते हैं जहाँ पे डुप्लीकेशन की प्रोसेस हो रही है क्रोमोसोम के, और वो कैसे हो रही है, कई बार 2 नंबर में बढ़ रहे हैं, कई बार 3 भी बढ़ रहे हैं, कई बार 4 भी बढ़ रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, वहां पे इंक्रीज हो रहे हैं, बट इन केस कैसे हो रहे हैं, डुप्लीकेट फॉर्म में हो रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, डुप्लीकेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या देख रहा होगा, लीवर सेल। लीवर सेल में क्या हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ, जिससे क्या हुई, मदर सेल जो थी वो डिवाइड हुई और क्या बन के आए, 2 प्रोजेनी। ये नॉर्मल था। लेकिन और एक मोड क्या हो रहा है, जो नॉर्मल सेल है या बोल सकते हैं जो मदर सेल है, उनमें भी क्या होती है, डुप्लीकेशन, जिससे क्या हो रहा है, 4n, मतलब 2n नॉर्मली बनना चाहिए था, 2 कितना हो रहा है, 4 ही बन रहा है। सेम वो सिचुएशन किसमें आ गई, इसमें भी आ गई है, बट यहाँ पे वो स्प्लिटेंस में है और यहाँ पे क्या है, वो एक साथ में है। मीनिंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। और नेक्स्ट हम आते हैं इसमें फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, जहाँ पे माइटोटिक डिवीजन तो होगी लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होंगे, बट किसका डिवीजन नहीं होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। तो आप इमेजिन करिए बार बार न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं, डिवाइड होते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है, तो सेल क्या रहेगी, एक ही सेल रहेगा। तो एक ही सेल में नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। तो उसका बेस्ट एग्जांपल क्या लिखा है हमने, एसेप्टेट हाइफी ऑफ फंजाई, या फिर क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक भी बोलते हैं। ये एसेप्टेट हाइफी क्या है, फंजाई क्या है, किस टाइप के हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, ये सब हम पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। फंजाई किंगडम हमने डिस्कस कर चुका है। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें डाइनोमाइटोसिस। डाइनो मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो टोटली अटैच किससे रहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही अटैच रहते हैं, प्रॉपर्ली उनमें क्या होगा, डिवीजन नहीं हो पाता है। और जितने भी लोअर यूकैरियोट्स है वो सारे बेस्ट एग्जांपल बनते हैं किसके, डायनोमाइटोसिस के। उसमें हमने क्या लिखा है, डायनोफ्लैजिलेट्स। ये क्या होते हैं, ये प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट में भी आते हैं। ये भी हमारा हो चुका है प्रोटोजोआ किंगडम, चाहे तो आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, कंट्रोल ऑफ माइटोसिस। कौन कौन से ऐसी कंडीशन है या सब्सटेंस है
जो ट्रिगर करते हैं माइटोसिस डिवीजन को, उसमें फर्स्ट क्या लिखा है, एरिया एंड वॉल्यूम, इन दोनों के रेशियो को इक्वल होना चाहिए। अगर किसी सेल में एरिया ज्यादा है एंड वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ है, या इसका उल्टा ले लीजिए, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, उसका एरिया इंक्रीज नहीं हो पाया है, दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, डिसबैलेंस कंडीशन चल रही है, तो इसको हम यहाँ पर क्या होगा, सेल डिवीजन ट्रिगर हो जाती है। जैसे एग्जांपल हमने क्या लिया है, एक सेल है, ले लिया हमने एग्जांपल में, इसका लेंथ हाइट विड्थ हमने कितना ले लिया, 1 सेंटीमीटर, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, वहां पे 1 into 1 कर देंगे, तो कितना आ गया आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम में क्या होगा, तीनों का 1 1 1 इंटू करेंगे तो कितना आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब दोनों का रेशियो क्या आया, एरिया एंड वॉल्यूम का रेशियो कितना है, 1:1 ही आया। ये नॉर्मल है, मतलब यहाँ पर सेल डिवीजन ट्रिगर नहीं होगी, बिकॉज दोनों साथ में क्या है, बैलेंस है, साथ में बढ़ रहे हैं या कांस्टेंट फॉर्म में है। लेकिन अगर कंडीशन ये रखते हैं, हमने सेल कितना ले लिया यहाँ पे, उसका लेंथ विड्थ हाइट हमने कितना ले लिया, 2 सेंटीमीटर ले लिया, तो एरिया कितना आ गया उसका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसे वॉल्यूम को देखते हैं तो वहां पे कितना आ रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, उनका रेशियो कितना आ रहा है, 1:2। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर एरिया एंड वॉल्यूम दोनों कैसे हैं, कांस्टेंट नहीं है, उनके नंबर कैसे डिसबैलेंस है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो माइटोसिस डिवीजन है वो ट्रिगर हो जाती है। तो मीनिंग कहने का ये है सिंपल शब्दों में, जब एरिया एंड वॉल्यूम दोनों का ही रेशियो बैलेंस होगा, वहां पे कभी भी सेल डिवीजन ट्रिगर नहीं होती है। लेकिन जब इनका नंबर क्या होगा, इनका वैल्यू क्या होगा, वहां पे बैलेंस नहीं रहेगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगी, वहां पे सेल डिवीजन ट्रिगर हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं इनके हम माइटोजेंस पे। माइटोजेंस क्या है, दे आर स्पेसिफिक सब्सटेंस जो क्या करते हैं, सेल डिवीजन को ट्रिगर करते हैं। एग्जांपल क्या है इसमें, साइक्लिन, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो लिख दिया गया है। और एक सिचुएशन भी है यहाँ पे, वो कौन है, स्लाइटली हाई टेम्परेचर। तो ये सारे जो सिचुएशंस है ये क्या ट्रिगर करते हैं, माइटोसिस डिवीजन को क्या करेंगे, ये ट्रिगर करेंगे। माइटोटिक पॉइजन क्या होते हैं, ऐसे केमिकल जो माइटोटिक डिवीजन को टोटली पॉज कर सकते हैं, उसे स्टॉप कर देंगे, मतलब प्रोसेस को वो आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, बीच में कहीं ना कहीं उसको वो इनहिबिट कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक डिवीजन के पॉइजन्स। फर्स्ट क्या है उसमें, साइनाइड एंड एजाइड। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो प्रोफेज वाली स्टेज में ही सेल डिवीजन करेंगे, वो ट्रैप कर लेते हैं, जिससे प्रोसेस आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है सेल डिवीजन क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। सेकंड किसमें आते हैं, कोल्चिसिन। कोल्चिसिन बहुत ज्यादा एग्जाम में आने वाला पॉइंट है, कहाँ से मिलता है, तो ये जो केमिकल है कोल्चिकम प्लांट से मिलता है, उससे एक्सट्रैक्ट किया आता है, और ये काम क्या करता है, जो मेटाफेज वाली स्टेज है उसको क्या करेगा, ये ट्रैप करता है। कैसे करता है, तो नॉर्मली मेटाफेज में क्या होती है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, काइनेटोकोर बनते हैं, वो फेज को क्या करेगा, ये ट्रैप कर देगा। प्रोसेस क्या होगी, ट्रैप होगी, तो ऑब्वियसली बात है आगे प्रोसेस रन नहीं करेगी, तो प्रोसेस क्या हो गया, वहां पे स्टॉप हो गया। नेक्स्ट इसमें आते हैं मस्टर्ड गैस में, एंड लास्ट क्या आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। काफी ज्यादा कार्सिनोजन भी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये डायरेक्टली किस पे इफेक्ट डालता है, क्रेब साइकिल पे। क्रेब साइकिल का वर्क क्या होता है, पूरे एटीपी के नंबर को बैलेंस करने का होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं G1 एंड G2 में रिक्वायरमेंट किसकी होती है, एटीपी की, क्योंकि सेल डिवीजन के लिए अच्छा खासा एनर्जी चाहिए। तो अगर वहां पे एनर्जी सप्लाई को पॉज कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, सेल डिवीजन भी पॉज हो जाएगा। तो ये काम क्या करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सेल डिवीजन के एनर्जी रिक्वायरमेंट, मतलब किसको, क्रेब साइकिल क्या करेगा, ये पॉज कर देगा, जिससे क्या होगी, वहां पे अफेक्ट कौन हो जाएगा, सेल डिवीजन। नेक्स्ट टॉपिक दिख रहा होगा कैंसर। हम सभी जानते हैं कि बॉडी में जब क्या होती है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैंसर। तो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन। और ये कार्सिनोजन भी जो है ये हमारी बॉडी में सेल डिवीजन को क्या करेगा, वो अफेक्ट करता है। तो कौन कौन से कार्सिनोजन होते हैं, तो एक है उसमें बेंजोस्पायरिन, जो कहाँ से मिलता है, टोबैको से एक्सट्रैक्ट किया आता है। सेकंड कौन है, एफ्लाटॉक्सिन, जो किससे एक्सट्रैक्ट होता है, फ्रॉम दी एस्परजिलस नाइगर, जो फंगस की स्पीशीज होती है। और ये क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ कैंसर कॉज करते हैं। याद रखेंगे कैंसर का मतलब भी वहां पर क्या हो रही है, सेल डिवीजन प्रॉपर वे में नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है वहां पे। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा माइटोसिस डिवीजन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे मैं टेलीग्राम में आपको सेंड कर दूंगी। बने रहिए हमारे साथ में, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।